देखते हैं कि द्रव्य के समान गुण के स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जनरली तो हमें पता है 3 स्टेट्स होती हैं स्टेट्स की, सॉलिड, लिक्विड और होती है फिर गैस। लेकिन चौथी स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा, और पांचवी स्टेट भी एक तरीके से है, जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस तरीके से ठोस का जो प्रॉपर्टी वो होती है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का मतलब है कि वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। अगर आप कोई भी ठोस चीज है, इस पे अगर कोई भी आप तरीके का बाहरी बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई, आयतन अथवा आकृति में जो परिवर्तन होता है उसके बाद वो अपना वापस से जो आकार है वो ग्रहण कर लेती है। तो प्रति आश्चता, यानी कि प्रति का मतलब होता है ना लौट कर वापस आ जाना, एंटी। द्रव्य में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? दाब हो सकता है, प्लवन यानी कि नीचे से ऊपर की ओर लगाए जाने बल, द्रव्य में जो लगाया जाता है उसको प्लवन बोलते हैं। पृष्ठ तनाव होता है, केशिकत कैपिलरी और संयंत्र यानी कि विस्कोसिटी। और गैस होता है वायुमंडलीय दाब। विस्कोसिटी की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि ठोसों में फ्रिक्शन होता है, ठोस में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। तो उसी में उसी तरीके से द्रव्य में श्यानता होता है, ठीक है। उस श्यानता गैसेस में भी होता है लेकिन कम होता है। तो सबसे ज्यादा श्यानता क्या होती है? द्रव्य में। ठोस चयन नहीं होते। ठोस का सिर्फ एक ही गुण है, वो है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी के बारे में बता दिया है कि वस्तु की जब आप फोर्स के द्वारा लंबाई, आयतन और आकृति यानी कि उसकी जब सब कुछ पूरी तरीके से उसमें चेंज कर दो, दोबारा से वो अपनी लाइक सिचुएशन पे आ जाए, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये सब छोड़ दो, ये इसका कोई मतलब नहीं। स्ट्रेन एंड स्ट्रेस का, स्ट्रेन मतलब होता है तानना, विकृति करना, ये सब है। हाँ, आप एक चीज पूछा जा सकता है कि आपको यंग जो है, यंग का किस लिए इस्तेमाल होता है, यंग मापांक? तो बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी के मॉड्यूल के लिए। तो यंग लोग जो होते हैं उनको वैसे भी इलास्टिक होना चाहिए, यानी कि बहुत लचीला होना चाहिए, क्योंकि वेरियस चैलेंजेस उनके लाइफ में आ सकते हैं। तो यंग इलास्टिक। हुक का जो लॉ है वो रिलेटेड है डिफॉर्मिटी से, ये भी याद रखना है कि डिफॉर्मिटी का मतलब जानते हैं ना, कुरूपता, किसी चीज में फोर्स लगा के उसको शेप साइज उसके आकार को बिगाड़ देना, इसकी तो डिफॉर्मिटी है। तो जितना हुक करोगे उतना ही डिफॉर्मिटी होगी, ऐसे याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ हमें उन्हें वही पढ़ना है। तो जो पॉइजन्स का रेशियो है, ये लेटरल स्ट्रेन के बारे में ये छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या होता है? किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल कार्य कर रहा बल दब कर रहा बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। इस प्रकार से क्षेत्र जो दाब क्या है, मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर मान लेते हैं कि एक एक मीटर क्यूब है, ठीक है ना। इस पर जितना भी आप बल लगा रहे हैं, इस एरिया पर जितना भी बल लगा रहे हैं वो क्या है? वही है आपका दाब, यानी कि प्रेशर। क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। इनवर्स रिलेशन, सीधी सी बात है। एक इतना बड़ा क्षेत्रफल है, एक इतना बड़ा सा एरिया है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, और जब इस पे फोर्स लगाओगे 5 न्यूटन का तो ये कम होगा, है ना। तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसके अलावा जो दाब है वो कैसी? एक अदिश राशि है, क्योंकि दाब की कोई भी दिशा नहीं है, दाब की कोई दिशा नहीं है। दाब आप दाब कब होगा? जब आप अप्लाई ही करोगे, जब फोर्स लगाओगे तभी दाब हो सकता है। प्रेशर से लिक्विड की बात करेंगे तो द्रव में दाब की जो गणना है वो कैसे करी जाती है? P इक्वल टू एच इंटू डी इंटू जी। तो एच मतलब हो जाता है हाइट, डी से मतलब हो जाता है डेंसिटी, और जी से मतलब हो जाता है ग्रेविटी। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जितनी हाइट, ये मान लो बढ़ता नहीं, तो इसमें जितनी हाइट इसकी बढ़ती जाएगी उतना इसका क्या होगा? इसकी प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर इस पे भी डिपेंड करता है कि उसका डेंसिटी कैसी है उस द्रव में, और ग्रेविटी पे भी ग्रेविटी लगेगी तभी तो प्रेशर एक तरीके से क्रिएट होगा। द्रव में अगर कुल दाब की बात करें तो इसमें वायुमंडलीय दाब, क्योंकि कुछ ना कुछ दाब तो वायुमंडल से लग रहा है ना। तो एच इंटू डी इंटू जी जितना भी होगा उसमें वायुमंडलीय दाब को ऐड कर देंगे तो द्रव में कुल दाब हमें निकालने को मिल जाता है। द्रवों में दाब संबंधी नियम, 3 नियम संबंधी मैं आपको जनरली बता दे रहा हूँ। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। वो ये कह रहा है कि भाई जितना नीचे बिंदु होगा, जितनी गहराई होगी। अब मान लेते हैं कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें, थोड़ा जूम इन करते हैं इस पॉइंट की, ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो बल होगा वो सेम लग रहा है, तो यहाँ पे दाव बराबर लगेगा। इस एरिया पे बराबर लगेगा, इस एरिया पे बराबर लगेगा, इस पे जितना इस पे लगेगा उतना इस पे, जितना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो जो सेम पॉइंट्स है ना, यहाँ पे सेम लगेगा। अगर आप एक बड़ा सा बर्तन फिल कर दो तो क्या होगा? सबसे ज्यादा पानी का प्रेशर कहाँ से निकलेगा? इससे निकलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर इसके पास है। दाब यहाँ पे लग रहा है तो सबसे ज्यादा प्रेशर से साथ पानी यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ऊपर सबसे कम होगा, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है, क्योंकि गहराई के बढ़ने से ऊपर के द्रव का भार बढ़ता जाता है, ये नॉर्मल चीज है। तो हेडिंग हमें क्या याद रखनी है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती, का मतलब होता है जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे दाब भी बढ़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। अगर मान लेते हैं कि आप एक ये पॉइंट मान लो, तो यहाँ पे जितना प्रेशर होगा उतना प्रेशर यहाँ पे भी होगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट पर, एक लेवल पर, एक स्तर पर सभी पॉइंट्स पर जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? बराबर होता है। तीसरा है
स्थिर द्रव्य में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। तो क्षैतिज तल है, यहाँ पे दाब कैसे हो रहा है, समान हो रहा है, ठीक है। और किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, ये तो अभी हम बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा द्रव संबंधी पास्कल का जो नियम है, पास्कल का जो पहला नियम कहते हैं कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। अभी जो हमने बताया है वही है, ठीक है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य ना माना जाए, ये छोड़ दो। पास्कल के नियम का दूसरा कथन क्या है, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। वो कह रहे हैं कि अगर किसी एक जगह पर आप फोर्स लगाओगे तो जो प्रेशर होगा वो सभी जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एक पॉइंट पर। तो एक्सटर्नल प्रेशर आपने यहाँ पे जैसे लगाया, दाबा, तो पास्कल्स लॉ के अनुसार प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं वन पॉइंट पे, और जो पानी बहेगा हर जगह पर इक्वल पॉइंट्स पे प्रेशर इंसिस्ट हो रहा है। तो यही पास्कल का सेकंड नियम है, और पास्कल के सेकंड नियम से हाइड्रोलिक मशीन्स बनती हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन्स में क्या होता है, इस तरफ जैसे आपने लोड रख दिया, इस तरफ से आपने प्रेशर करना इसको स्टार्ट किया, दबाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे प्रेशर बैठेगा, ये चीज अपने आप हल्की होकर बदन से ऊपर की तरफ उठेगी। यही है क्या, पास्कल का सेकंड लॉ से प्राप्त होता है हाइड्रोलिक मशीन से। चलिए, एक दाब बराबर हाँ, दाब बराबर क्या होता है, बल अपन क्षेत्रफल होता है। तो 1 न्यूटन के बल द्वारा 100 न्यूटन का भार उठाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, किससे, किसकी वजह से। अच्छा, ऐसा है कि ये क्यों उठा पाता है इतना बल, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता किसी भी चीज का, है ना। तो फ्रिक्शन लेस हो जाती है चीजें यहाँ पर, इस वजह से ऐसा हो पाता है। रीजन में पूछेगा। अब गलनांक पर क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या होगा। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक का मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट, और ये बॉइलिंग पॉइंट। सीधी सी बात है, जब किसी चीज पर आप दाब बढ़ा दोगे तो जो गलने के लिए जो पॉइंट था वो भी बढ़ जाएगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज अगर प्रेशर बढ़ेगी तो हर चीज क्या होगी, बढ़ जाएगी। कोई भी चीज हो, लाइफ में भी ऐसे, ये प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी टेंशन बढ़ जाती है, झगड़े लाइफ में बढ़ जाते हैं। तो एक चीज याद रखना, प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट भी वस्तुओं का बढ़ जाता है, और उनका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा बढ़ेगा। सीधी सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है इनको पिघलने के लिए जितना मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। अगर मान लो वो 2 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रही है तो अब वो जाके 5 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेंगे, ठीक है ना, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लेते हैं कि कोई चीज अभी 50 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रही थी, तो अब वो जाके 60 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगी। ये ऐसे याद रख लेना। प्लवर फ्लोटेशन को हमें मतलब ही पता है, फ्लोट कोई चीज कब हो पाती है, क्योंकि उस पर बुओयेंसी फोर्स अप्लाई होती है। मान लेते हैं कि ये एक समुद्र है, यहाँ पर कोई जहाज तैर रहा है, तो जहाज इस वजह से ये डूबता क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे नीचे एक बुओयेंसी फोर्स लगता है, बस यही याद। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम सब जानते हैं कि भाई कोई भी चीज जितनी अपने उसका जितना भार होता है, अगर वो किसी पानी में डुबो दी जाती है तो अपने भार के बराबर वो पानी क्या करती है, अलग हटाती है। इसी से रिलेटेड है फ्लोटेशन के नियम। अगर वो अपने भार से ज्यादा का पानी हटा अगर वो अपने भार से ज्यादा पानी हटा रही है, उसका भार ज्यादा है और हटाए गए पानी का भार कम है, तो वो डूब जाएगी। और अगर बराबर है लगभग, तो वो ऊपर तैरती रहेगी। ये ऊपर दिखेगी हमें, आधी डूबी आधी तैरती हुई, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, वस्तु का भार जो है वो उस प्लावन बल से अधिक हो तो डूब जाएगी। वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार यानी उसके उत्पेज के बराबर हो तो क्या होगी, इस वस्तु ठीक द्रव्य की सतह के नीचे तैरती रहेगी, ठीक सतह के मतलब नीचे। तीसरा है, वस्तु का भार उस पर लगने वाले उद्क्षेप या उत्प्लावक बल से कम हो। इस स्थिति में परिणामी बल ऊपर की ओर लगता है, अर्थात वस्तु का कुछ भाग द्रव्य के ऊपर रहता है और कुछ भाग द्रव्य के नीचे रहेगा। ये आइस की कंडीशन है। जैसे आइस अपना 1/10 हिस्सा क्या रहता है, उसमें डूबा रहता है, और 1/10 हिस्सा पानी के ऊपर रहता है और 9/10 हिस्सा पानी के नीचे रहता है। याद रखना एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त कि वो भाग पानी के ऊपर का पूछ रहा है या पानी के नीचे की। हाइड्रोमीटर में पता है, इससे तरल पदार्थों का अपेक्षक घनत्व यानी कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको मापे जाते हैं। हाइड्रो का मतलब ही जल होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत और प्लावन के नियम के दैनिक जीवन में उदाहरण जरा देख लेते हैं। लोहे का जहाज पानी पर तैरता है, परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है। वही है कि क्यों डूब जाती है। दूसरा उदाहरण है जीवन रक्षा पेटी, जो लाइफ बेल्ट होती है वो भी इसी पे काम करती है। इसके अलावा पनडुब्बी भी इसी सिद्धांत पर काम करती है, आर्किमिडीज और प्लावन के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज का सिद्धांत गैसों के लिए भी सत्य है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो चीज लिक्विड के लिए अप्लाई होती है गैसेस के लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि गैसेस में भी विस्कोसिटी का बल फीचर होता है। किसी बर्तन में पानी, अब ये मेटा सेंटर क्या है, किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। मान लेते हैं कि एक ये सब्सटेंस है, उस पर कोई बर्फ का टुकड़ा डला है, तो जब इस ये पूरी पिघल जाएगी तो ऐसा नहीं है कि इसका जो जल है पूरा बाहर निकल जाएगा या इसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो जितना जितना इसका भार है, इसका आइस का क्यूब का, उतना ही तो उसने पानी हटाया होगा। तो एक तरफ से ये पिघल जितनी पिघलती जाती है उतना ही तो बढ़ता है।
तो अपने भार के बराबर ये पानी हटाती है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत से रिलेटेड, इसी को हम बोलते हैं मेटा सेंटर। चलिए, सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है? जितनी वो दो चीजें जितना छोटे से एरिया में जितने ज्यादा यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, उसी को हम सरफेस टेंशन, इसको हाई सरफेस टेंशन। टेंशन मतलब सरफेस पे टेंशन, टेंशन का मतलब क्या है? जमाव। जो भी चीज होती है ये ज्यादा जितनी हाई होगी, उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब मुझे एक चीज बताओ, एक तो मैंने इमेज आपके लिए ये बना दी और दूसरी इमेज में यहाँ पे ये बना दे रहा हूँ, तो सरफेस टेंशन किसका ज्यादा हुआ? इसका, क्योंकि इसमें जमाव ज्यादा दिख रहा है, हमें अंदर पार्टिकल्स ज्यादा दिख रहे हैं। सरफेस में टेंशन किसमें ज्यादा अधिक है? टेंशन मतलब है ज्यादा चीजें ठुसी पड़ी हैं इस वाले में। तो सरफेस एरिया जैसे कम होता जाता है, सरफेस टेंशन बढ़ेगा, अगर आप उसकी डेंसिटी में कोई बदलाव ना लाते हैं। तो क्या सरफेस टेंशन का संबंध डेंसिटी से है? द आंसर इज नो। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हैं। अब दूसरी बड़ी बात है, जो सरफेस टेंशन है वो गैसेस में नहीं पाई जाती है, नॉट इन गैसेस। गैसेस में सरफेस टेंशन ना होकर डिफ्यूजन पाया जाता है। ये भी चीज़, डिफ्यूजन का लॉ होता है, तो गैसेस अपने आप में क्या होती है? हमेशा डिफ्यूज होती है। हाँ, इसी को एडेसिव फोर्स भी, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? एडेसिव फोर्स या असंजक बल कहते हैं। असंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगो, ये क्या है? सरफेस टेंशन के बाद, ठीक है, हाँ ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ये इसी के कारण असंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक मान के से कम होता है। एक मिनट, पहले यही सरफेस टेंशन के उदाहरण आप देख लो कौन कौन से होते हैं, फिर असंजक ससंजक हम पढ़ेंगे। उदाहरण क्या है? पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैर पा सकती है। क्यों क्यों तैर पाती है एकदम पतली सुई? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि टेंशन ज्यादा हो जाती है पानी में, का टेंशन ज्यादा रहता है पानी में। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज्यादा साफ हो जाता है। सरफेस टेंशन की वजह से जो जल होता है उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है पानी डिटर्जेंट मिलने से। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, जबकि ठंडा सूप स्वादिष्ट नहीं लगता, क्योंकि ठंडे सूप का जो सरफेस टेंशन होता है वो अधिक होता है, इस वजह से वो जीभ में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकलने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में, सेविंग ब्रश या फिर बालों में जो वॉल्यूम होता है उन सब में क्या होता है? सरफेस टेंशन कम होता है। और सेविंग ब्रश के बाल जब गीले हो जाते हैं तो उनमें सरफेस टेंशन कम हो जाता है। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है, जिससे कि उनका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं असंजक और ससंजक बल की। तो असंजक बल को हम एडेसिव फोर्स कहते हैं। अब कोई चीज चिपकेगी कब? भाई सीधी सी बात है, अब जरा ये समझ लेते हैं। एक है ससंजक और दूसरा है असंजक। तो सा संजक, सहित संजक, आ मीन्स नहीं, संजक जो संग में नहीं हो। भाई दो लेयर्स जब सेम चीज होगी तभी तो सा संजक होगी। मान लो तो ये वाटर है, तो इसकी भी लेयर जिसकी बनी है, मान लो यहाँ तक ये पानी फिल किया है, एक दो तीन चार पाँच, पांच लेयर्स हैं। तो जो लेयर जिस कंपोनेंट की ये बनी है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर, उसी तो ये मिक्सर के बनेगी। तो जब एक ही द्रव में ससंजक लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ये वाटर है और ये मान लेते हैं कि ये ऑयल है। अब ऑयल की लेयर डिफरेंट कंपोनेंट से बनी है, फैट से बनी है, इसकी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिल रही है। तो ये आपस में कैसे चिपकेंगी? कब चिपकेंगी? जब असंजक बल का मान ज्यादा होगा ससंजक बल से। ये आपस में जो मिले हैं, आपस में इनकी जो लेयर्स, जो पार्टिकल्स इनको मिला रहे हैं, इनका मान कम होगा, असंजक का मान ज्यादा होगा। तो एक दूसरे से ये तभी चिपकेंगी, तभी एडेसिव होंगी, या एक दूसरे को ये तभी भिगो पाएंगी, तो असंजक बल का मान ज्यादा होना चाहिए। बस ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं, हाँ, असंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है। असंजक बल का मान ज्यादा होना चाहिए, इस बल के कारण ही ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभरते हैं। अब जब किसी द्रव, कोई भी द्रव यानी कि लिक्विड है, किसी ठोस युग्म के लिए असंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से कम होता है, तो वह द्रव उस ठोस को गीला नहीं कर पाता है। मैंने अभी बताया है कि ये गीला कब कर पाएगा। मान लेते हैं कि कांच है और इसके ऊपर पानी है, तो ये कांच जो है, जब पानी आप इसके ऊपर डालते हैं वाटर, तो ये कांच गीला नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इस पे पानी स्किड हो जाता है, क्योंकि जो कांच है इसके जो ससंजक बल है इसका मान ज्यादा है। अगर असंजक बल का मान ज्यादा होता है, असंजक बल दो विपरीत लेयर्स पे लगता है, दो विपरीत लिक्विड्स की लेयर्स पे लगता है, तो ज्यादा। तो सीधी सी बात है, अगर किसी चीज को भिगोना है, असंजक बल का मान ज्यादा रखना पड़ेगा। पानी कांच पर चिपकता है क्योंकि पानी और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला असंजक बल पानी के द्वारा अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। अगर वो अधिक होगा तो उस पर चिपकेगा। अब जैसे ऑयल है, तो ऑयल क्या होता है? ऑयल तो नीचे आ जाता है, क्योंकि ऑयल का असंजक और ससंजक बल में डिफरेंस होता है, असंजक बल कम होता है उस कंडीशन में। सरफेस टेंशन हमने पढ़ लिया है, ये चीज हमने देख ली। कैपिलरी का मतलब क्या होता है? किसी जैसे कैपिलरी, कोई चीज जब ऊपर से नीचे, मान लो ये सरफेस है,
जब यहाँ पर नीचे आती है तो उसको हम बोलते हैं लीचिंग, और जब ये चीज़ नीचे से ऊपर जाए तो उसको बोलते हैं कैपिलरी। और कैपिलरी किसके माध्यम से होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ कैपिलरीज होनी चाहिए। जैसे मिट्टी में भी क्या होता है, कैपिलरीज होती हैं, है ना। तो मिट्टी में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक फार्म है, तो जब पानी बरसा तो पानी लीचिंग के माध्यम से नीचे चला जाएगा, लीचिंग चला गया, लेकिन अब सूर्य चूंकि निकला है तो वेपराइजेशन प्रोसेस होगी, तो यही पानी भाप बन के ऊपर भी उड़ेगा। तो किसान भी चतुर होते हैं, तो किसान इसी समय खेत को प्लाऊ कर देते हैं, यहाँ पे जोत देते हैं। तो जो कैपिलरीज नीचे बन रही थी, जो पानी नीचे से ऊपर लेके आ सकती थी, उनको तोड़ दिया, तो एवेपोरेशन की मदद से पानी अब यहीं पर रह जाएगा, तो कैपिलरी की वजह से। इसके अलावा जो भी हम दिया जलाते हैं तो उनमें क्या हम डाल देते हैं, एक रुई बना के डाल देते हैं, रुई की एक बत्ती डाल देते हैं। तो तेल क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर ही तो चढ़ता है, कैपिलरी है। ठीक है, तो कितनी भी लंबी कोई भी चीज़ हो, कैपिलरी के माध्यम से आप एक पार से उस पार यानी कि चढ़ा सकते हैं। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है भाई किस नली के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब कंडीशन क्या है कि कौन सा द्रव किस नली में चढ़ेगा, तो उसकी कंडीशन यही है कि जो द्रव कांच को भिगा पाता हो, दैट मीन्स असंजक बल उसका ज्यादा होगा, वही चढ़ पाएगा। अगर वो भिगो नहीं पाता है कांच को तो फिर वो नहीं चढ़ेगा किस नली में। और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता भाई नीचे उतर जाता है। जब किस नली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह किस नली में धसा हुआ रहता है। इसके विपरीत जब किस नली को पारे में डुबोया जाता है तो पारा किस नली में बर्तन के रखे पारी की सतह से नीचे ही रहता है। तो अब क्यों, क्योंकि पारा कभी भी कांच को भिगो नहीं सकता है। तो पूछेगा कि अगर अगर हम तो पानी चढ़ जाता है, हाँ। जब हम किस नली को पारे में डुबाएंगे तो क्या होगा, क्या पारा ऊपर चढ़ेगा, द आंसर इसमें वो क्या रहेगा, वो सतह से नीचे ही रहता है। और किस नली में पारा का सतह उभरा हुआ हमें प्रतीत होता है। कंडीशन क्वेश्चन पूछेगा कि यदि हम किस नली को पारा में डुबोए तो क्या होगा, तो वो सतह से नीचे ही रहेगा और किस नली में पारा का सतह उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। बस ये याद रखना है। कैसी कतरी के उदाहरण क्या है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। जहां पे भी कोई चीज सोख रही है, गीली कर रही है, वहां पे कैपिलरी है, क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र किस नली की तरह कार्य करते हैं। दूसरा, लालटेन या लैंप की बत्ती के कैसी कतरी के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। फिर पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक जो लवण केशुकत्र की क्रिया के द्वारा ये पहुंचते दो, है ना। जैसे जो जड़ें होती हैं नीचे पौधों में, तो ये कैसे केशुकत्र की क्रिया के द्वारा ही तो ये ऊपर ब्रांचेस तक पहुंचाई जाती हैं। अब वो अलग बात है कि आप कह रहे हैं इसमें टिश्यू काम करता है, जाइलम और फ्लोएम। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता अवस्था, यदि किसी किस नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ व प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे किस नली कितनी भी लंबी ना क्यों ना हो। वो कह रहे हैं कि मान लेते कि एक उपग्रह है, इसमें जनरली हमें भारहीनता का आभास होता है, लेकिन भारहीनता तो होती है, लेकिन अगर हम एक पॉइंट से दूसरी एक नली डाल दें तो यहाँ से जब हम जल चढ़ेंगे तो ये जल अंदर इसमें एक पॉइंट से दूसरी छोर पर निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं, भले उनके अंदर भारहीनता के प्रोसेस होता है, लेकिन कैपिलरी प्रोसेस वहां पे काम करता है। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी की बनी किस नलियां टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके व मिट्टी में नमी बनी रहे, ठीक है। अब संयंत्रता की हम बात करें, विस्कोसिटी मैंने क्या बताया था, सॉलिड्स में सिर्फ इलास्टिसिटी का गुण होना चाहिए, है ना। और ये विस्कोसिटी का गुण किसमें, या तो द्रव में हो सकता है या फिर गैस में, यहाँ इंपॉर्टेंट है गैस में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि जो चीज द्रव में, जैसे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, तो ये अगर लिक्विड के लिए लागू होता है तो ये गैसेस के लिए भी लागू होता है। उसी तरीके से विस्कोसिटी जो है वो द्रव में यानी कि सॉरी लिक्विड एंड गैस दोनों में काम करती है, लेकिन सॉलिड में ये काम नहीं करती। विस्कोसिटी मैंने बता दिया है। विस्कोसिटी का मतलब है एक, देखो अब यहाँ से एक समझिए, मान लेते हैं कि ये 4 लेयर है एक ही पानी की, अगर आपको मैं उतार दूं नीचे तो आपके पैर धीरे धीरे चलेंगे इस एरिया पे, बहुत धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी के कारण। बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अब अगर मान लेते हैं कि एक लेयर ये है, पी क्यू आर, ये 3 लेयर्स है और ऐसी ये चौथी मान लेते हैं। तो बताइए अब कौन सी लेयर सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग होगी, ऊपर वाली लेयर सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग होगी, उससे कम मूव करेगी आर, उससे कम मूव करेगा क्यू, पी सबसे कम मूव करेगी। किसकी वजह से है, ये सब विस्कोसिटी, यही उदाहरण है। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, लिक्विड के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है चीजों को रेजिस्ट करने की, यही है विस्कोसिटी। इसी को दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गाढ़ापन से, ठीक। तो यही कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ नहीं इसमें। दैनिक जीवन में होने वाली अनेक घटनाओं में हमेशा हम संयंत्र का प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि जितनी तेजी से हम वायु में दौड़ते हैं उतनी तेजी से जल में नहीं दौड़ सकते, बताया ना, क्योंकि रेजिस्टेंस का भाव होता है विस्कोसिटी। इसका कारण यह है कि जल की संयंत्रता वायु से अधिक है। संयंत्रता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है, ये हमें आपको ठोस में देखने को नहीं मिलता। दूसरा, संयंत्रता का दूसरा जो मतलब होता है वो गाढ़ापन भी होता है। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक संयन होते हैं।
शहद और ग्लिसरीन की सहीनता पानी की तुलना में अधिक होती है, राइट। अब सहीनता पर ताप का प्रभाव क्या होगा? ताप बढ़ने पर द्रव की सहीनता घट जाती है, सीधी-सी बात है, गाढ़ापन उनका कम हो जाएगा, तभी तो हम कह सकते हैं जो वार्म वाटर होता है वो कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है, परंतु गैसों की सहीनता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो गैसों की सहीनता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जितनी वो गर्म होती है ना गैसें, उतना ज़्यादा वो रेडिकल हो जाती हैं। तो याद रखना कि देखो लिक्विड की सहीनता तो घट जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ाएँगे, लेकिन गैसेज़ की सहीनता बढ़ जाती है, यूनिक चीज़ है। एक आदर्श तरल की सहीनता शून्य होती है, लेकिन आदर्श तरल हमें चूंकि कोई मिल ही नहीं पाता, व्यवहार में ऐसा आदर्श द्रव क्या है? असंभव है। इसी वजह से जो जल है लगभग आदर्श द्रव के नजदीक या निकटतम पाया जाता है। तो आदर्श तरल की जो सहीनता है शून्य होगी। आदर्श तरल हम किसे मानेंगे? जिसमें सहीनता ही ना हो। चलिए, जबकि ये तो तरल का गुण ही है सहीनता, लेकिन फिर भी हम आदर्श तरल किसको मान रहे हैं? जिसमें सहीनता ना होती है। चलिए, ये टर्मिनल वेलोसिटी ये सब छोड़िए और धारे की ये नहीं पढ़ना हमें। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है तो द्रव का प्रवाह धारेकीय यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, अर्थात द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उसके पहले वाला कण गुजरा था, मतलब एक ही लाइन में गुजरेगा फिर, है ना। इस निश्चित वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। चलिए छोड़ दो, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। यदि द्रव वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का प्रवाह धारेकीय न रहकर विक्षुब्ध प्रवाह यानी कि टर्बुलेंट हो जाता है। छोड़ो। जैसे कि अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि यदि द्रव का प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है तो फिर वो एक ही लाइन में बहेगा, है ना। और अगर ऐसा होता है, यह वेग नियमित होता है, हाँ, जिसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है, मतलब एक निश्चित दिशा में बहे, एक निश्चित वेलोसिटी में बह रहा, तब तक तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। लेकिन यदि द्रव वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो जाए, जो भी क्रिटिकल वेलोसिटी है जितनी में उसको नॉर्मल तरीके से बहनी चाहिए, अगर वो उससे अधिक हो जाए तो इसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, अर्थात द्रव की गति अनियमित व उसका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग हो जाता है, यानी कि भंवरदार हो जाता है, जैसे कि बरसात में नदी नालों की गति में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा उसका जो पानी का बहने का जो वेग है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से अधिक हो जाता है, इस वजह से भंवर बनती है। तो ये चीज हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं ये? जब द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका बहना मुख्यतः सयंता पर निर्भर करता है, और यदि द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का बहना मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। ठीक है, तो अब पूछ ले दिया जाए कि मान लेते हैं कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है इतना गाढ़ा होता है, लेकिन वो तब भी कैसा इतना तेज फास्ट क्यों बह पाता है? तो आंसर विल बी उसकी घनत्व उसका कम होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, घनत्व कम होता है। बर्नौली की जो प्रमेय है, बर्नौली के थ्योरम में बस क्या याद रखना है? जब कोई असंपीड्य या अशायन द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी नली की में धारेकीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग की प्रत्येक, सीधी सी बात है कि अगर एक नली है, कोई भी द्रव इससे बह रहा है, तो इसके हर एक पॉइंट पर वो इक्वल तरीके से क्या लगाएगा? उसका जो द्रव्यमान होगा, जो ऊर्जा वो सब होगा, वो हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा। यही बर्नौली की प्रमेय है। प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है, यानी कि सेम रहती है ना, कांस्टेंट रहती है। बस याद इतना याद रखना। बर्नौली थ्योरम का अप्लाई कहाँ होता है? किसी नली के, कोई भी ऐसी नली है जहां पे द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बर्नौली का थ्योरम। तो बर्नौली बर्नौली नली, है ना, नली में प्रवाह के लिए। वेंटुरीमीटर क्या है? वेंटुरीमीटर अभी हमने डिस्कस कर लिया है। वेंटुरीमीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। समुद्र में एक दिशा में एक दूसरे के समानांतर गतिमान दो जलयानों से अधिक निकट, देखो सीधी सी बात है, दो जलयान जैसे मान ले, एक ये बह रहा है, ये बह रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पास आते हैं तो इनके बीच में सकरा एरिया हो जाता है ना। तो इनके बीच में जो लाइक बल्क ऊर्जा लग रहा होता है, अब वो निल होने लग जाता है, इसी वजह से धीरे धीरे आपस में जाके टकरा जाते हैं। ठीक है, फलतः वहां दाब बहुत कम हो जाता है, प्रेशर कैसे हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, तथा जलयानों के बाहर की ओर लगने वाले अधिक दाब से उत्पन्न दाबांतर के कारण जहाज और टकरा जाते हैं। ठीक है, मतलब दो जहाज ऐसे जा रहे हैं, इनके बीच में दाब कम हो जाता है, लेकिन बाहर की तरफ से इनके ऊपर दाब लग रहा है, तो आपस में टकरा ही जाएंगे। तेज आंधी आने पर, जैसे मान लो तो ये टीन है, नीचे यहाँ से हवा चल रही है, जनरली क्या होता है, नीचे यहाँ से हवा भर गई है और ऊपर यहाँ से हवा तेजी के साथ उड़ती चली जा रही है, तो ऊपर कोई प्रेशर है नहीं है, प्रेशर कम हो गया है, दाब कम हो गया, तो इस वजह से ये टीन को उड़ा के बाहर फेंक देती है।
जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो वहां पर वायु का दाब कम हो जाता है, अतः प्लेटफॉर्म पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु पर दाबांतर के कारण गाड़ी अब की ओर एक धक्का लगता है, जिससे सारा कूड़ा करकट पत्ते आदि गाड़ी की ओर तेजी से भागने लगते हैं। अतः गाड़ी आते समय प्लेटफॉर्म पर पटरी से दूर खड़ा होना चाहिए। सीधी सी बात है, जब ट्रेन जाती है तो क्या होता है, हम देखते हैं ना, ये सब इसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि अब जितने ये ट्रेन जितनी आगे की तरफ बढ़ रही है तो ये क्या करता है, अपने आसपास के एरिया का एटमॉस्फेयर प्रेशर पीछे की तरफ फेंक देता है, यानी कि आगे प्रेशर कैसे होता है, जीरो हो जाता है। वही कह रहे हैं कि तो वहां पर वायु का दाब कम हो जाता है। प्लेटफॉर्म पर तो बहुत तेजी के साथ आती है ना, तो वायु का दाब कैसा हो गया, कम हो गया। और जब वायु का दाब कम हो जाता है तो फिर सीधी सी बात है, प्लेटफॉर्म पर जो उपस्थित जो भी वस्तु या फिर मतलब दाब प्रेशर हो गया ना, तो उसके कारण ये सब चीजें गाड़ी की ओर खिंचती चली जाती है ना। कूड़ा कचरा जिस ओर गाड़ी बढ़ रही है इसी तरफ को आके इकट्ठा हुआ दिखता है। यदि भौतिक त्वला के एक पलड़े के नीचे तेजी से हवा बहा दें तो पलड़े के नीचे दाब कम हो जाने से पलड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है। अब ये सब एग्जांपल बर्नौली के प्रिंसिपल से रिलेटेड कैसे, क्योंकि बर्नौली का क्या कह रहे हैं कि नली में जब भी कोई द्रव बह रहा है तो ये बराबर दाब या बराबर ऊर्जा लगाता है, लेकिन इन सब कंडीशन में क्या ऊर्जा ऊर्जा या दाब का डिसबैलेंस हो रहा है। जैसे ये टीन की सतह उड़ रही थी तो ऊपर वैसे लगना क्या, ये क्यों टीन रखा क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा है उतना प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट में डिफरेंस होता है। यहाँ पे तेज हवा चलती है तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। यही कहानी गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर है। जब गाड़ी तेजी के साथ आती है तो आसपास का जो प्रेशर होता है वो जीरो हो जाता है, तो देखो प्रेशर ग्रेडियंट होता है। और जब वो रुकती है तो वो पूरा कचरा इसके पास फेंक दिया जाता है। अब वही कहानी यहाँ पे भौतिक त्वला के पास में है। ठीक है, ये याद रखना। तो जो स्टॉक का लॉ है, स्टॉक है किससे रिलेटेड, विस्कोसिटी, स्टॉक विस्कोसिटी, जबकि सेंटा मापने में स्टोक्स के नियम का उपयोग किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सामान्यतः इसे वॉन ग्यूरिक ने इसकी जो गणना है वो वॉन ग्यूरिक ने की थी। और सामान्य वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर वाले एक स्तंभ कॉलम द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री के अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। तो ये आपको डिजिट्स जो है तो फिगर से याद रखना है कि 76 सेंटीमीटर, 0 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री के अक्षांश वहां से पकड़ जाएगा। वायुमंडलीय दाब 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात वायुमंडलीय हम पर हमेशा 16,000 किलोग्राम का दाब डालता है। कितना, 16,000 किलोग्राम का। और यूनिट पूछ ले तो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। अच्छा, इसके अलावा एक टॉर, टॉर भी किसकी वायु दाब का मात्रक है, 133.8 पास्कल होता है। ठीक है, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये एक बार इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये खाने वाला कॉन्सेप्ट जरा देखेंगे। बात ये है कि जल्दी हमें खाना पकाना है। जब हम पहाड़ों पर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो हमारी हाइट बढ़ेगी, और हाइट बढ़ेगी तो हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कैसा होता था, होगा, वो कम होगा। एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होने से क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कैसा हो जाता है, नीचे आ जाता है, वो भी कम हो जाता है। कोई चीज पहले 60 मान लेते 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रही थी, अब वो सिर्फ 60 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग गई है। तो जनरली खाना बनाना कैसा हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों, उबलने तो ये लग गई, लेकिन इसको उबलना कब चाहिए था, 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसे आपको बार बार उबालना पड़ेगा, क्योंकि आपको तापमान कितना चाहिए होगा, 100 डिग्री का हमें एक्चुअल में तापमान चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तापमान हमें सिर्फ 60 डिग्री सेल्सियस का मिल रहा है, तो कठिनाई होगी खाना बनाने में। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन में स्याही का रिस जाना। यार सीधी सी बात ये है कि स्याही मान लो पृथ्वी पर है तो इसमें कुछ ना कुछ इंक भरी है, तो वायु प्रेशर लग रहा है तो ये स्याही यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन जैसे जब ऊपर जाएगी, यहाँ से वायु प्रेशर खत्म हो जाता है तो ये स्याही ऊपर की तरफ भागेगी। यही हाल होता है कि जब व्यक्ति ट्रेवल करता है हिल एरियाज में तो खाना भी उसके बॉडी से बाहर निकलता है, वॉमिट होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रेशर जो लग रहा था वो कम हो गया है। अच्छा, जो वायु दाब होता है बैरोमीटर को इसे 14 वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर या वायु दाबी मापी से मापा जाता है। टॉरिस-शैली के प्रयोग के आधार पर फोर्टिन ने इस यंत्र को बनाया, इसी वजह से इसे फोर्टिन का बैरोमीटर कहते हैं। तो बैरोमीटर किसने बनाया, फोर्टिन। तो फोर्टिन बार इन फोर्ट। मानक वायुमंडलीय दाब तो वही है, पारे के 760 मिलीमीटर अर्थात 76 सेंटीमीटर ऊंची नली के दाब को मानक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एक एटीएम दाब पास्कल में 101292.8 पास्कल के बराबर। ये डिजिट याद मत रखना, ये याद रखना कि पारे के 760 मिलीमीटर या फिर 76 सेंटीमीटर, ठीक है, 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर नली के दाब को मानक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। चलिए, तो ये चीजें हमने डिस्कस की।